आज हम पार्ट 3 करेंगे सीसीएस पेंशन रूल 2021 का। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। 2 पार्ट में हमने क्या क्या किया है वो हम दिखाते हैं। 2 पार्ट में हमने ये चैप्टर फर्स्ट कर लिया है, जिसमें हमारे शॉर्ट टाइटल और कमिटमेंट थे, एप्लीकेशंस, डेफिनेशन और गवर्नमेंट सर्वेंट जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी ऐसी सर्विस या किसी ऐसी पोस्ट से जहाँ पर उस सर्विस और उस पोस्ट पर जहाँ पर ये सीसीएस पेंशन रूल अप्लाई नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में उनको विदिन 6 मंथ उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने पुराने वाले उसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं, या फिर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने प्रीवियस बेनिफिट्स का। ठीक है, अब हम करेंगे जनरल कंडीशंस का चैप्टर सेकंड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, ये रूल्स हैं। रूल नंबर 5 करेंगे, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10। तो इन पे हम चलते हैं चैप्टर सेकंड पे। ये चैप्टर सेकंड जनरल कंडीशंस का है। समय पहले आता है रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या होती है कि कब कोई क्लेम कब कर सकता है पेंशन का या फैमिली पेंशन का। अब देखिए, पेंशन के सेंस में अगर जो हम मोस्टली कोर्ट्स के ऑर्डर फॉलो करेंगे या फिर कोर्ट्स के ऑर्डर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कोर्ट हमेशा, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी स्टेट की हाई कोर्ट हो, वो हमेशा क्लेम करती है, वो हमेशा ऑर्डर करती है कि जो पेंशन है वो कोई दान नहीं है, कि गवर्नमेंट ये सोचे कि वो कोई दान कर रही है लोगों को। वो दान नहीं है, वो उस एम्प्लॉय की जीवन जीवन निर्वाह है। वो उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए जो हम वेतन देते हैं एक तरह से, वो है उसके लिए। और उसके लिए उसने अपनी पूरी जो सर्विस पे टाइम पीरियड होता है उसमें उसने उसका कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है ना, कि उसने आपकी सर्विस में कंट्रीब्यूट किया है। पूरी 30 साल तक की जो सर्विस हो, मतलब कि 60 ईयर तक की जो सर्विस होती है, वो उसने परफॉर्म की है। उसके बदले में आप उसको पेंशन दे रहे हो। ये कोई पेंशन कोई डोनेशन या दान नहीं है, ये उसका हक है। तो इस तरीके से वो क्लेम करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं उसमें वो स्टेटेड होता है बाकायदा, उसमें क्लियरली मेंशन होता है ये चीज़ें। तो अब क्लेम कौन कर सकता है पेंशन और फैमिली पेंशन पर। फैमिली पेंशन का बाद में करते हैं, हम पहले पेंशन का देख लेते हैं। तो पेंशन में हमेशा हम कौन क्लेम कर सकता है पेंशन, वो कर सकता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। पहले वो जीएस होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो रिटायर होता है, रिटायर फ्रॉम सर्विस। अब देखिए, ये जो रिटायर फ्रॉम सर्विस है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं रिटायरमेंट के। जैसे मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। एक होता है कि सुपर एन्यूमेशन रिटायरमेंट, अतिवर्ष, जो अधिवर्षता की आयु पर रिटायर होता है, सुपर एन्यूमेशन होता है। ठीक है ना, रिटायर ये है जब 60 ईयर की एज, या फिर किसी सर्विसेज में 62 ईयर की एज है मैक्सिमम रिटायरमेंट की, तब ये रीच कर, इस एज को रीच करने पर वो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सुपर एन्यूमेशन रिटायरमेंट। ठीक है, एक होता है हमारा कंपलसरी रिटायरमेंट। अब इसमें क्या है, कभी इनफेक्टिवनेस आ जाए आपकी वर्क में, और आपकी एज जो है वो 50 ईयर से ज़्यादा है, और 20 ईयर की, अब आई थिंक 45 है, हाँ 45 ईयर की एज है, या फिर 20 साल की आप सर्विस कर चुके हो। 20 साल की सर्विस क्यों है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि 20 साल की सर्विस करती है आपको कंप्लीट पेंशन मिलती है। कंप्लीट पेंशन, फुल पेंशन आपको मिलती है। आप 20 साल की सर्विस कर चुके हो, तो आपको और आप इनफेक्टिवनेस आपके वर्क में आ रही है, तो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कंपलसरी रिटायर कर देती है। गवर्नमेंट कंपलसरी रिटायर कर देती है यहाँ पर। ठीक है, अब एक होता है वीआरएस लेकर आप चाह रहे हैं, वीआरएस, तो वो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, कि आप 45 साल की उम्र पे या फिर 20 साल की उस पर 3 मंथ का नोटिस पीरियड देकर नोटिस पीरियड देकर नोटिस पीरियड देकर आप रिटायर हो सकते हो सर्विसेज से। नोटिस पीरियड किसको देना है, अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को।
ठीक है, तो इस तरीके से दे सकते हैं। या फिर एक इनवैलिड होती है, इनवैलिड पेंशन होती है। मान लीजिए आप कोई ऐसा परफॉर्म कर रहे थे जॉब जिसमें रिस्क था, और उसके दौरान आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने नॉर्मल जो वर्क था उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस केस में वो इनवैलिड पेंशन्स का इस प्रावधान है, इसमें प्रोविज़न है। ठीक है, तो अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं कि क्लेम जो करता है पेंशन वो कौन से एम्प्लॉयज़ करते हैं, कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट करते हैं, ये सब हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनी क्लेम जो होगा, कोई भी क्लेम अगर जो पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए, वो रेगुलेटेड किया जाएगा इन्हीं प्रोविज़न से। ठीक है, ये सही बात है कि जो भी हम पेंशन का काम करेंगे वो सब इसी प्रोसीजियस पेंशन रूल 2021 के अंडर करेंगे। ठीक है, वो द प्रोविज़न ऑफ दिस रूल इन फोर्स एट द टाइम, जो भी उस टाइम पर होगा। कब, देखिए अभी पेंशन या फैमिली पेंशन, ठीक है, ये रेगुलेटेड किए जाएंगे प्रोविज़न ऑफ दिस रूल, CCS पेंशन रूल 2021 से। तो ठीक है ना, ये इसके थ्रू रेगुलेट की जाएंगी। अब ये वाले वो रूल होंगे जब भी इन्फोर्स रहेंगे उस टाइम पर, किस टाइम पर, जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहा है, या फिर रिटायर्ड हो चुका है, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर अलाउड टू रिज़ाइन। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस इन्होंने दे दी। ठीक है, वो या तो रिटायर हो चुका है, रिटायर हो रहा है, या रिटायर्ड है, रिटायर हो चुका है, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है उसकी सर्विसेज से, या वो रिटायर हो चुका है अपनी सर्विसेज से, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया, या उसको अलाउ कर दिया है कि आप रिज़ाइन कर सकते हो अपनी सर्विस से, या फिर डेथ हो चुकी है। जो भी केस होगा उस टाइम पर जो भी रूल अप्लाई होंगे उनके अंडर वो पेंशन और फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है ना। अब होता है कि क्या लास्ट वर्किंग डेज को, लास्ट डे जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, या फिर जब एम्प्लॉय रिलीव हो रहा है अपने ऑफिस वर्क से, लास्ट डे जो होता है रिटायरमेंट का, तो उसको हम कंसिडर करेंगे वर्किंग डेज में या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है द डे ऑन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर है, रिटायर्ड हो चुका है, हो रहा है, या डिस्चार्ज इज़ अलाउड टू रिज़ाइन फ्रॉम सर्विस। कोई भी केस होगा जो भी इन 4 केसेस में से, उसको ट्रीट किया जाता है कंप्लीट वर्किंग डेज। ठीक है ना, उसको कंप्लीट वर्किंग डेज ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए 31 जुलाई 2025 को कोई रिटायर हो रहा है, तो 31 जुलाई 2025 जो होगी ये भी वर्किंग डेज में आएगी। इस डेज का वो भी सैलरी लेगा, क्योंकि उस डेज को 31 जुलाई को वो शाम के टाइम, इवनिंग में, जो हमारा ऑफिस का इवनिंग टाइम होता है ऑफ होने का, उस टाइम पर वो उसको रिलीव किया जाएगा। रिलीविंग जो होगी वो उस टाइम पर होगी, इवनिंग के टाइम पर, तो उसको फुल डे वर्क होता है। वैसे नॉर्मली वर्क कुछ होता नहीं है, वो अपने ही प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, लेकिन उसको ट्रीट किया जाता है वर्किंग डेज में। ठीक है ना। और जो डेथ ऑफ डे होता है, मतलब कि डेथ है, जिस दिन आपकी डेथ हो गई मान लीजिए, तो उस डेथ वाले डे को भी, जो डेट ऑफ डेथ है उसको भी कंसिडर किया जाता है कंप्लीट वर्किंग ईयर, वर्किंग डेज, कंप्लीट वर्किंग डेज। ठीक है। अब प्रोवाइडेड क्या कर रहे हैं, कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है कि जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट इमिडिएटली, अगर जो रिटायरमेंट से पहले या डेथ से पहले वो एब्सेंट था ड्यूटी से, लीव पर था, या फिर अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर था, उसने कुछ बताया नहीं था, या फिर वो अंडर सस्पेंशन था, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होगी या डेथ होगी वो उस लीव का पार्ट होगी, या एब्सेंस का, या उसका पार्ट होगी। ठीक है ना, मतलब उसको वर्किंग डेज में कंसिडर नहीं करी जाएगी। और जो लीव है तो उसको लीव मान लिया जाएगा, या फिर एब्सेंस था तो उसको एब्सेंस मानी जाएगी, या फिर सस्पेंशन था तो उसको सस्पेंशन माना जाएगा। ठीक है, शैल बी पार्ट ऑफ सच लीव, उस लीव का पार्ट ऑफ एब्सेंस का। अब लीव का पार्ट होने से क्या है, मान लीजिए हमने EOL दे रखा है किसी को,
और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर था, मतलब कि नॉन पेबल जो लीव होती हैं, तो उसमें अगर जो डेथ हो जाता है तो उसके लास्ट स्टेज वाले जो जहाँ पर वो डेथ हो रहा है वहाँ की कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, और उसको लास्ट डे जो होगा उसको लीव मानते हुए उससे नेक्स्ट डे से उसको पेंशन स्वीकृत की जाएगी, यहाँ तक कि कोई उसको सैलरी नहीं मिलेगी फिर। ठीक है ना। वो लीव के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा किस तरीके की लीव हम उसको सैंक्शन कर रहे हैं, कैजुअल लीव सैंक्शन कर रहे हैं या फिर हम उसको ईएल सैंक्शन कर सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अब है लिमिटेशन और नंबर ऑफ पेंशन। देखिए लिमिटेशन के लिए क्या है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट वो अर्न नहीं कर सकता 2 पेंशन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। ठीक है, वो इनवैलिड पेंशन से रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस है या फिर अदर हैं, तो वो हम देख लेते हैं। पहली बात, बस एक चीज़ मान के चलना, इसमें जो लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ पेंशन रूल नंबर 6 में, लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पेंशन, इसमें यह है कि एक एम्प्लॉय ने अगर जो मान लीजिए किसी भी उसको ले लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस की, मान लीजिए कब से कब तक की सर्विस की, 2001 से 2022 तक की सर्विस की। ठीक है, वो इस टाइम पीरियड के लिए जो सर्विस उसने यहाँ पर की है उसके लिए वो डबल पेंशन नहीं ले सकता। मतलब कि जो सेम सर्विस पीरियड होगा, जो एक सर्विस पीरियड होता है, ये सर्विस पीरियड, एक सर्विस पीरियड के लिए एक ही पेंशन अवेलेबल है। मान लीजिए यहाँ पर ही कोई 1982 में ज्वाइन कर रहा है सर्विसेज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो उसने 1999 में छोड़ दिया यहाँ से। ठीक है ना, अब 10 साल हो चुके हैं तो पेंशन उसको मिलेगी प्रोपोर्शनलिटी कट होकर। फिर उसने 1999 में ज्वाइन कर लिया कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट जॉब ने यहाँ से, और 2022 में वो रिटायर हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर करी है, स्टेट गवर्नमेंट जो उसको प्रोवाइड कर रही है पेंशन, वो इस सर्विस पीरियड की कर रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो इस सर्विस पीरियड की कर रही है। तो ये चीज़ जो है ये अलाउ है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस पीरियड है उनका डिफरेंट है, और वो उस डिफरेंट सर्विस पीरियड के लिए डिफरेंट पेंशन ले रही हैं, तो ये चीज़ें अलाउ हैं। अब क्या बोलते हैं, रूल क्या बोल रहा है, रूल 6 वो बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वो अर्न नहीं कर सकता 2 पेंशन इन द सेम सर्विस या सेम पोस्ट पर। तो यही चीज़ है, वो किसी भी एक सेम सर्विस के लिए या फिर सेम पोस्ट के लिए 2 पेंशन नहीं ले सकता एट द सेम टाइम या बाय द कंटिन्यूस सर्विस, कि एक टाइम पर या फिर कंटिन्यूस सर्विस में। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि एक्सेप्ट एज अ प्रोवाइड इन रूल 19 और 20 में, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु जो रिटायर होते हैं सुपर एन्यूमेशन पेंशन पे या रिटायर पेंशन है या कंपलसरी रिटायरमेंट जिनको दिया गया है, जो रिसिप्ट होते हैं कंपनसेट अलाउंसेस के लिए, जो कंपलसरी रिटायर किए जाते हैं, या फिर इनवैलिड पेंशन के केस में जो कंपनसेट अलाउंस मिल रहा है उनको डिसमिस कर दिया गया मान लीजिए। ठीक है, कंपनसेट अलाउंस जो मिल रहा है डिसमिस्ड होने पे या रिमूव होने पे सर्विस से, और सब्सिक्वेंटली वो रीअपॉइंट हो जाते हैं, शैल नॉट एंटाइटल टू सेपरेट पेंशन या ग्रेजुटी फॉर द पीरियड ऑफ हिज रीएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। दूसरा ये था 19 और 20 को छोड़ दिया गया है अभी यहाँ पे रूल नंबर, और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हो चुका है सुपर एन्यूमेशन, मतलब कि 60 साल की उम्र पे वो रिटायर हो चुका है, फिर वो दोबारा का रिटायर हो रहा है, या फिर उसको कंपलसरी रिटायरमेंट कर चुका है, या फिर उसको डिसमिस कर दिया गया था किसी सर्विस से, रिमूव कर दिया गया था सर्विस से, तो कुछ लोग बोलेंगे कि इस केस में तो हम फिर वो ज्वाइन ही नहीं कर सकता रिमूव के केस में। तो ये कंडीशनल बेस है, ये चीज़ें में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है, और सब्सिक्वेंटली वो अपॉइंट कर लिया जाता है तो वो एंटाइटल नहीं है कि वो सेपरेट पेंशन लेगा उसके लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम। अब कई उसमें क्या होता है कि पहले लोग आप किसी एक अदर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ही समझाया था, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी के बारे में थर्ड में दे रखा है। प्रोवाइडेड डेट एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्रीवियसली किसी ऑटोनोमस बॉडी हो गई या किसी पीएसयू में है, और सब्सिक्वेंटली वो अपॉइंटेड हो जाता है प्रॉपर परमिशन से। प्रॉपर परमिशन पता है क्या होती है? प्रॉपर परमिशन होता है एक तरह के टेक्निकल रेजिग्नेशन। प्रॉपर परमिशन का मतलब होता है कि जो आपके ऑर्डर आते हैं उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है कि
मेंशन होता है कि जो ये एम्प्लॉय है ये सर्विसेज छोड़ रहा है, सर्विसेज को लीव कर रहा है टू ज्वाइन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर परमिशंस। प्रॉपर चैनल के थ्रू या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया, जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं बेसिकली, उनसे आपने परमिशन ली है विद प्रॉपर परमिशन ऑफ द बॉडी या उस अंडरटेकिंग का, पीएसयू का या फिर ऑटोनोमस बॉडी जो है, ठीक है, इन द गवर्नमेंट सर्विस। और ये जो होगा, जो ज्वाइनिंग करी जाएगी एक पीएसयू या फिर एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से निकलकर, वो ऑन और बिफोर यही रहेगी। देखिए, पेंशन एप्लीकेबल होने की जो टाइम लिमिट है वो सेम ही है, ठीक है, 31 दिसंबर 2003, ठीक है। वो एलिजिबल होंगे पेंशन और ग्रेजुटी उस सर्विस के लिए जो रेंडर की है उन्होंने इन गवर्नमेंट, इन एडिशन टू द पेंशन और ग्रेजुटी जो रिसीव कर रही होगी उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पीएसयू में जो भी रिसीव करी है उन्होंने उससे। तो यहाँ पर इन केस में वो दो पेंशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो पेंशन है ये डिफरेंट सर्विस पीरियड के लिए है, डिफरेंट सर्विस पीरियड है इसमें। डिफरेंट सर्विस पीरियड कैसे है कि जो उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी में सर्विस की उसकी पेंशन अलग है, जो उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की उस सर्विस पीरियड की पेंशन अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर और स्टेट कहता है कि जो टोटल अमाउंट देखे, अब इन दोनों इसमें और इसमें, जो दोनों में इन्होंने सर्विस की है, इन दोनों की जो टोटल ग्रेजुटी की लिमिट है, जैसे कि अभी 25 लाख है, तो मान लीजिए कोई आज के टाइम में रिटायर होता है और पहले वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका था, तो इसमें भी मैक्सिमम दोनों केसेस में मैक्सिमम लिमिट 25 लाख होगी। मतलब कि दोनों की जो कंबाइंड ग्रेजुटी होनी चाहिए वो 25 लाख ही होगी, 25 लाख से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस जो रेंडर की थी उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में, और सर्विस जो रेंडर कर रहे हैं गवर्नमेंट में, वो एक्सीड नहीं करेगी जो अमाउंट वुड हैव बीन एडमिसिबल टेकिंग इन द अकाउंट द एंटायर सर्विस पीरियड। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पूरा उनके सर्विस जो रेंडर उन्होंने की है उस सर्विस पीरियड को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। एंटायर सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो ऑटोनोमस बॉडी में भी, पीएसयू में भी और गवर्नमेंट में भी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एक्सप्लेनेशन से भी कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड, उसको माना जाता है, उसको डीम्ड कर लिया गया है कि वो अपॉइंट हो गया है गवर्नमेंट में प्रॉपर परमिशन। कब वो मान लिया जाता है, तो यहाँ पर बोल रखा है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड, उसको मान लिया जाता है कि वो अपॉइंटेड हो गया है गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो अप्लाई करता है फॉर द सर्विस के लिए, पोस्ट के लिए गवर्नमेंट में, विथ प्रीवियस परमिशन होनी चाहिए उस पर, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू की, और जो ऑर्डर होता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है। देखिए, यही चीज़ मैं बता रहा था कि प्रॉपर परमिशंस जो होती हैं, प्रॉपर परमिशंस में जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि XYZ जो पर्सन है, हमारा पर्सन है, वो UVT डिपार्टमेंट में जा रहा है। मतलब कि किसी XYZ जो पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहा है, ये वो क्लियरली स्टेट करते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है वो रिजाइनिंग करता है उस पोस्ट से, जो पहली वाली पोस्ट होती है, टू ज्वाइन जो गवर्नमेंट की विद प्रॉपर परमिशन, न्यू वाली पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए। तो द एम्प्लॉय इज रिजाइनिंग टू ज्वाइन द पोस्ट इन द गवर्नमेंट विद प्रॉपर परमिशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी ऑफ APS, उसको मान लिया जाता है। अब पेंशन इफ़ एनी किसी भी ऑन द अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर इन ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर में, वो पेड की जाती है कंसर्न ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक पीएसयू इटसेल्फ, तो वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की। देखिए, अगर जिस सर्विस जो आपने सर्विस किसी ऑटोनोमस बॉडी में वो करी है, रेंडर की है, कोई सर्विस आपने ऑटोनोमस बॉडी में रेंडर की है, और वहाँ पर ला आपको क्या है, वहाँ पर आपको उसके बिहाफ पर पेंशन मिल रही है, ग्रेजुटी मिल चुकी है, तो अब गवर्नमेंट के पार्ट पर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो उस सर्विस को जो आपने सर्विस ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो आपने सर्विस जो है ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रेंडर किया, उसके लिए भी गवर्नमेंट
आपको पेंशन या ग्रेजुटी दे, उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है। आपकी ग्रेजुटी, आपकी पेंशन उस सर्विस टाइम पीरियड के लिए जो आपने ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में दी, उसके लिए उन रेस्पेक्टिव यूनिट से, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से या रेस्पेक्टिव पीएसयू से आपको फंड मिल चुका है, तो उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है। तो वही लिखा है, देयर शैल बी नो लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड द पेंशन या फिर फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन द सेड ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयूज बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। आज अभी यहाँ तक करते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंडक्ट वाला जो ये पोर्शन है ये थोड़ा लेंथी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे करके चलते हैं, लेकिन फुल नॉलेज होनी चाहिए हमें, अगर जो हम पेंशन का काम कर रहे हैं, या फिर ये तो मैं कह रहा हूँ ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को होनी चाहिए कि भाई जिनको पेंशन मिलनी है, या फिर जो आज का यूथ है जो कंपेयर करना चाह रहा है कि हमारे कैसे बेनिफिट्स थे पहले, अब कैसे हमारे बेनिफिट मिल रहे हैं, उन सबको। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का करें। थैंक यू वेरी मच।